मैंने हिम्मत की, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपने हिम्मत नहीं की तो आप वहां बैठे। बताइए कैसे मनाएं वैलेंटाइन, कैसे मनाएं वैलेंटाइन। उम्र हो रही 69। जब भी घर से कार निकालो ट्रैफिक पुलिस लगाती फाइन। फीकी चाय अच्छी लगती ना ही खाती मुझको वाइन। हाथ कांपते करते समय बाग बगीचे जब भी जाता चकाचौंध करती संशाएं। फिर भी कोई हाल पूछता कह देता मैं वेरी फाइन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। ये एपिसोड न्यू एरा बॉन्ड्स का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो, बिकॉज ये एपिसोड हम बहुत दिन से करना चाह रहे थे। एंड हम बहुत कोशिश कर रहे थे कि हमें कोई स्पीकर मिले जो इस टॉपिक पे हमें सपोर्ट करे, सिंस हमारा चैनल बहुत ही न्यू है। न्यू से याद आई, प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम अच्छे अच्छे स्पीकर्स प्लस अच्छे व्यूज के साथ लोगों को आप तक पहुंचा पाएंगे। न्यू एरा में सब कुछ चेंज हो रहा है। हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है, हम लोग का अवेयरनेस चेंज हो रहा है, वर्किंग पैटर्न चेंज हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज चेंज हो रही है। तो ये इतनी सारी हसल बसल के साथ हम लोग का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। और आजकल सब लोग अपना ध्यान दे रहे हैं फिजिकली और मेंटली भी। तो मेंटल वेलनेस के अराउंड बहुत सारे टॉपिक्स हमको डिस्कस करना है। और सीनियर एज में मेंटल वेलनेस कितनी जरूरी है। और जैसा कि हमने अपने बहुत सारे एपिसोड्स में डिस्कस किया है कि हॉबीज एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी मेंटल हेल्थ को तंदुरुस्त रखने का। तो कैसे हमारे आज के गेस्ट ने रिटायरमेंट के बाद अपनी हॉबी को ढूंढा, उसको परस्यू किया और उसका जादू वो अपने आसपास के लोगों के साथ सबके साथ बिखेर रहे हैं। मेरा नाम है प्रदीप तेलंग। मैं एक बहुत छोटे कस्बे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मेरा जन्म हुआ। और उसके बाद मेरी शिक्षा दीक्षा स्कूल की, वो भी सरकारी स्कूल में हुई, गवर्नमेंट स्कूल में मैंने किया। और इसके बाद भी मैंने इंजीनियरिंग की है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसको उसको भी मैंने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से ही किया। और इसके बाद मुझे जो नौकरी मिली वो भी सरकारी ही मिली। एक स्टील प्लांट है, बिलाय स्टील प्लांट, वो गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, वो भी मिली। लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं केवल सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं प्राइवेट के मुंह नहीं देखा। आई एम हैप्पी। और मेरा जो सरकारी स्कूल में बेस बना है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बेस बना है। और इसके बाद में 2014 दिसंबर को मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। और अभी एकदम रिटायर्ड लाइफ अपनी कर रहा हूँ, कुछ हॉबी को परस्यू कर रहा हूँ। इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने अपनी हॉबी जो पोएट्री की, कविता लिखने की, कैसे खोजी और उसको कैसे परस्यू किया। कोई खास इंसिडेंट हुआ या आपको कैसे लगा कि मुझे अब कविताएं लिखना चाहिए और इसको परस्यू करना चाहिए। मेरी जो हॉबी है, जो रिटायरमेंट के बाद ही डेवलप हुई है, क्योंकि एकदम समय खाली हो गया है। और मैं शायद एक पहले व्यक्ति होगा जिसने रिटायरमेंट के बाद 60+ के बाद लिखना शुरू किया। लोग तो अपनी हॉबी पहले करती है। तो मेरे को रिटायरमेंट के बाद जो खालीपन हुआ, तो उसमें मेरे को लगा कि मेरे को कुछ ऐसा करना चाहिए। मेरे एक पूज्य पिताजी थे, वो उनकी उम्र 90 वर्ष में थी, और 90 वर्ष में उन्होंने 2 किताबें लिखी और उसको पब्लिश भी कराई। तो उन्होंने भी मेरे को परस्यू किया कि तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा है, तुम बहुत अच्छा लिख लेते हो, तुम्हारा शब्द का चयन बहुत अच्छा है, तो क्यों नहीं तुम लिख लेते। तो मैं उसी विधा को आगे बढ़ाते हुए मैंने थोड़ा बहुत लिखना चालू किया। और कविता भी लिखा है, गद्य भी लिखा है, छोटी क्षणिकाएं भी लिखी हैं, और कुछ गेम्स पे भी कमेंट किया है। तो मेरा जो हॉबी है कविता तो है ही, इसके साथ मैं खेल कूद भी बहुत देखता हूँ। क्रिकेट, जिस जिस खेल में भी इंडिया खेलता है, मैं उसको देखना बहुत पसंद है। में एक कविता जो हम लोगों को है, आप सबके लिए है, और हर एक के जीवन में आता है कि अपने भाग्य से उसको लड़ना पड़ता है जी। ना। उसको भाग्य से लड़ने के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ता है। सक्सेस इज इक्वल टू एफर्ट्स इनटू लक, दोनों चीजें हैं। तो इस पे मैंने एक कविता लिखी है, तो मैं अब सुनाता हूं। कब तक लड़ेंगे लोग अपने नसीब से, कोई उन्हें बताए तो थोड़ा करीब से।
बरगद को चढ़ाते हैं गमले में उगे लोग, बरगद को चढ़ाते हैं गमले में उगे लोग, वो लग गए घटाने जिनसे न बना योग, कांटों से दोस्ती तो किस्मत गुलाब की, हर वक्त लोग बात करते हैं दवाब की, लहरें बता रही हैं समुंदर है सिरफिरा, पहले उठाकर ऊपर देता है फिर गिरा, कब तक हिलेंगे लोग अपनी ही नींद से, कोई उन्हें बताए तो थोड़ा करीब से। जी हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा। ही बढ़िया। आपको भी लड़ना है, हमको भी लड़ना है, हम तो अब भी लड़ रहे हैं नसीब से, आपको भी है। तो इसके लिए है एक नए युग के लिए कि आप अपना जो है भाग्य बनाइए। बहुत मीनिंगफुल भी है अंकल। जैसे मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी काफी हिंदी भाषा को लेके सपोर्टिव रहते हैं काफी, तो वो भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो आजकल के गाने या कविताएं आ रही है ना, उसमें जो हमारी भाषा है, जो प्योर जी हिंदी भाषा है, उसमें जी जितने मीनिंग्स निकल के आते हैं ना, उतने शायद हमें में भी हम शुरू से उसमें अपब्रिंगिंग हुई है, इसलिए हमको जितने उसके लिरिक्स टच करते हैं ना उस हिंदी भाषा के, जी जी वो जी। भाषा का सुख कहीं और नहीं है। वो जब हम यंग एज में होते हैं तब हम सिर्फ जैसे क्वांटिटेटिव चीजों को सोचते हैं कि इतना पैसा हमें कमा लेना है, या ये संपत्ति इकट्ठी कर लेनी है, या हमारे वो बच्चे के लिए ये करना है, या ये रिलेटिव के लिए ये करना है। बट असली लाइफ हमारी तब हम आंक सकते हैं जब हम रिटायर हो जाते हैं, कि उसके बाद हम क्या कर रहे हैं। तब तक तो हमारे पास किसी ना किसी का पर्पस होता है। उसके बाद हमारा रियल पर्पस, जो हमारे दिल से हमारे पैशंस होते हैं, वो सब होते हैं, वो सब निकल के आते हैं। तब पता चलता है कि रियल लाइफ हम कैसी जी रहे हैं। हाँ, प्रदीप सर को इसलिए लाए हैं क्योंकि हमने ये लाइफ अभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। तो बता वो अच्छे से सकता है जिसने ये लाइफ एक्सपीरियंस करी है, और जो उस लाइफ में आने वाले हैं वो उससे कुछ सीख सकते हैं। सो सर, मैं यही एक चीज पूछूंगी आपसे कि आपको ये जो आपका पैशन है पोएट्री का, आपको लगता है रिटायरमेंट लाइफ के बाद इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेंटली आपको फिट रखने के लिए? रिटायरमेंट हुआ था 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी को जब न्यू ईयर आ गया तो एकदम मेरे लिए सडन चेंज था। 1 जनवरी को खाली, और अपने ऑफिस में रहते थे, लोगों से मिलते थे, तो मेरे को बहुत बड़ा एक खालीपन महसूस हुआ। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ लिखा जाए, तो मैंने कुछ अपने जो रिटायरमेंट के एक्सपीरियंस के, पहले के एक्सपीरियंस के, तो उनको लिखा, उनके ऊपर कि क्या क्या मैंने किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या गलती हुई। और उसके बाद मैंने पद्य में भी लिखा और गद्य में भी लिखा, मतलब प्रोज एंड पोइट्री बोथ मैंने लिखा। और लिखने के बाद मेरे को सुकून मिला। और दूसरा क्या होता था कि रात्रि में एकदम नींद खुल जाती है, अब क्या करें, जी। नींद नहीं आएगी। हम अब वो उतने यंग तो रहे कि हम 8 घंटे 10 घंटे सोएंगे, 6 घंटे भी, अगर 5 घंटे भी नींद आएगी तो इनफ। तो उठ के जब 2 बजे नींद खुल गई, तब क्या करें, एकदम खालीपन, है ना। घर में लोग सो रहे हैं, क्या करें, ज्यादा डिस्टर्ब में, तो चुपचाप मैं अपने कमरे में जाता था और कविता लिख लेता था। और एक कविता जो विचार आते थे तो उसको फिर मैं करके, और उसके दूसरे दिन उसको फाइनल कर देता था। इससे मेरे को फिर उसके बाद तुरंत नींद आ जाती थी। जैसे एक आधा एक घंटा काम किया तो उससे मेरे को बहुत सुकून मिलता था। और दूसरे दिन मैं कोई अगर अगर कविता को एडिट करने के बाद अक्सर मैं सोशल मीडिया पे डाल देता था, या किसी को व्हाट्सएप वगैरह के, फेसबुक इधर डाल देता था। उससे मुझे वो काफी सुकून मिला। और दूसरा मेरे को एक हॉबी जो डेवलप हो गई, जो मैं सर्विस टाइम में नहीं कर पाता था, मॉर्निंग वॉक की, मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम करने की। तो सुबह 1 डेढ़ घंटा जो है हम लोग घूमते हैं, पार्क में घूमते हैं। हमारे पुराने रिटायर्ड साथी, कोई यंग साथी कोई नहीं आते हमारे साथ, वो सब जी। अपना कन्नी काट के चले जाते हैं, अरे हेलो अंकल नमस्ते, फिर मिलते हैं, कि आप कैसे, इतना करके। और जो रिटायर्ड साथी हैं वो हमारे साथ घूमते हैं और अपने सुख दुख डिस्कस करते हैं, हर हर विषय पे वो अपन चर्चा करते हैं। और कभी कुछ गप सड़ा कभी होता है, किसी के बर्थडे होता है तो वो भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। और ये सब हम घर में प्राणायाम थोड़ा बहुत करने के बाद फिर पार्क में जाते हैं, तो वहाँ 1 डेढ़ घंटा बहुत अच्छा समय पास होता है, सुकून मिलता है, मानसिक संतुलन भी बना रहता है। नहीं अंकल, बहुत ही मतलब प्रेरणादायक आपने बात बोली है। जो हमारी जनरेशन है वो अभी क्या करती है, हड़बड़ हड़बड़ में रहती है। अभी हमें लगता है कि हॉबी उतना जरूरी नहीं है, पहले हम जॉब कर लें, पहले पैसे कमा लें, पहले बच्चे को देख लें। बट अब समझ में आता है कि हॉबी रखनी चाहिए, एकदम से नहीं हो जाएगा कुछ।
नहीं नहीं, हॉबी आपको रखनी चाहिए और अपनी रुचि के हिसाब से करनी चाहिए। और आपको हॉबी आइडेंटिफाई करना है। आप अपने बच्चे पर बोझ मत बताइए कि नहीं तुम तो ड्राइंग करो, तुमको तो गाना गाना है, इससे उसका विकास नहीं होगा। आप उसमें टैलेंट को ढूंढिए, उसमें गाने का है तो गाने में डालिए, और खेल कूद में तो खेल कूद में डालिए, लेकिन उसका नेचुरल टैलेंट को आप एक्सप्लोर करिए। वो आप अच्छे से कर लेंगे, आपका उसकी रुचि पता चल जाएगी। उसको ढकेलिए मत, किसी जबरदस्ती मत ढकेलिए, उसका उसका नेचुरल टैलेंट फिर खत्म हो जाएगा। मैं एक बात सब व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि अभी हम लोग कुछ पिछले पॉडकास्ट में एक वेलनेस कोच से बात कर रहे थे, और हमने स्लीप मैनेजमेंट का, जैसा कि सर ने बोला कि हमने स्लीप मैनेजमेंट का क्वेश्चन लिया, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम फिजिकली थक जाते हैं और हमको मेंटली थकना, ये दोनों थकान हमारे स्लीप को अच्छे से मैनेज करने के लिए जरूरी है। तो लाइक हम अपनी हॉबीज, अगर आपकी हॉबीज हो तो आपको लाइक स्लीप मैनेजमेंट में भी वो बहुत यूज आएंगी और बहुत हेल्पफुल रहेंगी। जैसा कि कहा इन्होंने कि मुझे नींद नहीं आती थी, सीनियर एज में बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, और फिर उस टाइम अगर आप अपनी हॉबी परस्यू करें तो आपको डर भी नहीं लगेगा, अकेलापन भी नहीं लगेगा, और आप कुछ प्रोडक्टिव भी करेंगे। तो लाइक सारे लोग घबराते हैं कि चलो अब इस एज में रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी नई हॉबी कैसे परस्यू करूं। तो ऐसे लोगों को आपका क्या मैसेज है जो अपनी हॉबीज को फिर से ढूंढना चाहते हैं, या उनकी एक दबी इच्छा रह गई कि मैं ये नहीं कर पाया या ये नहीं कर पाई, तो उनको वो पहला कदम जो खुद से, खुद की सोच से लड़के आगे बढ़ाना है, उसके लिए आप क्या कहते हैं, क्या सजेशन है आपका? हम कहते हैं कि जो आपकी रुचि है उसको कभी मारना नहीं चाहिए, कभी रुचि खत्म ना नहीं चाहिए। अब हम जो है घर में क्रिकेट देखते हैं, मैच देखते हैं, तो घर में कितने लोग परेशान होते हैं, क्या दिन भर यही करते रहते हो, लेकिन मेरे को सुकून मिलता है तो लेकिन मैं देखता हूँ। ऐसे कविता लिखता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे आपने अच्छी नहीं लिखी, लेकिन हमको सुकून मिलता है। हम चाहते हैं कोई संदेश देता है तो हमको अच्छा। और कविता के साथ साथ केवल व्यंग्य और हास्य और वो नहीं, उसके साथ कोई कोई संदेश जाना चाहिए, तभी उसके कविता का अर्थ है। तो कविता के साथ संदेश भी जाना चाहिए। और इसको हमको कभी भी रुचि, कोई भी रुचि है आपकी, उसको आप रिटायर के बाद बात खत्म बिल्कुल नहीं कीजिए, तो उसको बढ़ाइए। नहीं तो आपकी जो लाइफ स्पान वो कम हो जाएगा। आप फिजिकली आप कमजोर हो जाएंगे, मेंटली तो आप हो ही गए हैं, फाइनेंशियली तो आप हो ही जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए? तो आप इस चीजों को आप डेवलप करिए, रुचि को मत मारिए, जो एक दो रुचि और बढ़ा दीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि आप दिन भर आप दूरदर्शन या टीवी देखते रहें, ये कोई रुचि नहीं, इसको मैं रुचि नहीं मानता हूँ। इसके लिए आपका टाइम स्लॉट फिक्स होना चाहिए, 1 घंटा देखना है, 2 घंटे देखना है। और बहुत अच्छी रुचियां हैं, आप म्यूजिक करिए, अब खेल कूद करिए, आप कविता लिखिए, पोट्री लिखिए, अभिनय करिए, आपकी बहुत रुचियां हैं, बट किसी एक दो रुचि को आप पकड़ के रखना अत्यंत आवश्यक है। हम्म। जी। आपके जो कलेक्शन है पोएम्स का, उसमें से आपकी फेवरेट पोएम कौन सी है? क्या आप हमारे व्यूअर्स को वो सुनाना चाहेंगे जो आपकी फेवरेट हो? फेवरेट पोएम तो मेरी थोड़ी हास्य की है। अभी अभी हमारे ग्रुप में मिले, बोले वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, अब तो अपन लोग कुछ सीनियर सिटीजन लोग बोले वैलेंटाइन डे मना लेंगे। तो मैंने कहा मैं नहीं मनाऊंगा। क्यों नहीं मनाएंगे? अरे हम तो 67 के हो गए, हाउ वैलेंटाइन। तो बोले नहीं नहीं नहीं। फिर मैंने बोला इसका जवाब मैं आपको पोएम में देता हूँ। तो मैंने एक पोएम लिखी है, तो मैं आपको सुनाता हूँ। कैसे मनाएं वैलेंटाइन, उम्र हो रही 69, नहीं बची रंगत चेहरे पर, ना दिखती अब कोई साइन, अस्पताल जाता हर हफ्ते, चढ़वाने खुद को सैलाइन, दिन भर रहती है सुस्ती, काम न करता इंटेस्टाइन, बाग बगीचे जब जाता हूं चकाचौंध करती सनसाइन, कैसे मनाए वैलेंटाइन, उम्र हो रही 69। नहीं हाजमा बिल्कुल अच्छा, रोज फांकता हूं अजवाइन, जब भी कार निकालो घर से ट्रैफिक कर देती है फाइन, फीकी चाय न अच्छी लगती ना भाती अब मुझको वाइन, पत्नी लगती जैसे लॉयन, हाथ कांपते करते साइन, गर यदि कोई हाल पूछता कह देता मैं वेरी फाइन। और यही कविता मेरे को अभी, क्योंकि सामने खेल वैलेंटाइन डे आना है, तभी अभी हमारे दोस्तों ने इसको परचू किया तो मैंने लिखी। हास्य व्यंग के साथ अगर संदेश नहीं है तो उस कविता का अर्थ नहीं। हास्य जी। व्यंग के साथ कोई ना कोई छोटा मोटा संदेश होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा आपको कोई कविता का मतलब केवल हास्य से आपका काम नहीं चलेगा।
हास्य के बाद उसमें थोड़ा व्यंग हो और कोई संदेश होना चाहिए, है ना? कि आपके फेवरेट कवि कौन से थे, लाइक आपके जमाने के या आज के कुछ आधुनिक युग के, कौन आपका फेवरेट पोएट था? फेवरेट पोएट में थे, आपने सुना होगा गोपाल दास नीरज, हिंदी के थे, और हरिवंश राय बच्चन, ये मेरे फेवरेट पोएट थे। और इसके बाद हास्य में भी एक काका हाथ रसी वगैरह थे। आप लोग के तो युग हो गया, तो आप लोग तो नाम भी नहीं सुनने होंगे उनका, तो ये लोग हमारे फेवरेट पोएट थे, है ना? तो इनकी पोएट्री मेरे को बहुत पसंद थी। और आप नई जनरेशन के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे पोएट्री का कल्चर जो है, एक टाइम यस, था जब पोएट्री का कल्चर हमारे यहाँ ही से स्टार्ट हुआ। हम मतलब हिंदी पोएट्री की बात कर रही हूँ कि जैसे आप हरि वंश राय बच्चन सर की बात कर रहे हैं, तो उनके गानों में पोयम के रूप में ही वो गाने बनाते थे और पूरा पूरा मोटिवेशनल सॉन्ग एक तरह का। बट आजकल यस। कैसे है, बॉलीवुड में भी हम सॉन्ग सुनते हैं, तो वो पोएट्री वाली बात अभी धीरे धीरे कैसे है ना, एक्सटेंट होती जा रही नहीं, आप ठीक ठीक बोली अंकिता, स्तर बहुत गिर गया है। है। जी अभी जो साहित्य का स्तर था वो बहुत गिर गया है। और अभी तो थोड़ा है कि आजकल क्या होगा, कवि सम्मेलन के हिसाब से लोग लिखने लगे कि हमको अपने कवि सम्मेलन में गाना है या आना, या हमको कमाना है। तो एक्चुअल जो पोएट्री, उसका अर्थ खत्म हो गया है। और पिछले जमाने में अगर हिंदी की पोएट्री लिख रहे हैं तो कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं आना चाहिए, उर्दू नहीं आना चाहिए, इस जी तरह की। और हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसको नहीं कर पाया, तो मेरे को भी इंक्लूड करना पड़ा। इंग्लिश के शब्द भी इंक्लूड किए मैंने, उर्दू के शब्द भी नहीं किए। हिंदी की तो मेरी पोइट्री थी कि बिना उसके मैं कर नहीं पा रहा था पोइट्री, क्योंकि वो भाषा जी ऐसी होना चाहिए जिसको जनमानस समझे। पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू टेल। अंडरस्टैंड। अदरवाइज यस शुड नॉट बी कि आपने बहुत क्लिष्ट भाषा कर दी, कोई समझेगा नहीं, कोई आपको लाइक भी नहीं करेगा। जी। और जैसे अब बच्चों के भी दिमाग में है, हमारे भी दिमाग में है कि पोएम्स को राइम होना चाहिए। मतलब ना कुछ जैसे आपने बोला वैलेंटाइन, उसको राइम होना चाहिए टाइम से। यस, तो यस, यस। मुझे नहीं लगता थी कि शुरू में जो मेरी मदर वगैरह जो लिखती थी पोएम्स, कई बार वो राइमिंग नहीं होती थी, बट उसका एक अर्थ निकलता था। नहीं तो बोलिए, नहीं जरूर नहीं कि राइमिंग हो। राइमिंग जी केवल याद करने के लिए है ना? उसको आपका, उसको दो प्रकार की कविता होती है, एक तो तुक वाली और एक अतुक, अतुकांत कविता बोलते हैं। उसमें कोई जरूर नहीं कि आपको तुक हो, वैसे भी हो सकती है कि केवल संदेश होना चाहिए। लेकिन उसमें वो है, थोड़ी सी मात्रा है कि लाइन जितनी पहली लंबी उतनी लंबी लाइन दूसरी होना चाहिए, जी तीसरी होना चाहिए, है? और उसको जो है वो बहुत चलता है आजकल, वही चल रहे हैं। जी। मतलब वो जो लाइंस होती हैं वो उसके मीनिंग वाइज वो कनेक्ट करती है कविता को, वो जी राइम जी से जी, कनेक्ट बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करती है। नहीं कनेक्ट करती है उसको आप। वो भी एक कविता है, और वही सशक्त, जितनी भी सशक्त कविताएं हो तुकांत होती हैं, बिना तुक के बनती हैं। जी वो विदाउट रैंक वो सबसे सशक्त कविता होती है, क्योंकि उसमें आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। इसमें तो हमको वैलेंटाइन के बाद 69 करना था, तो मैं तो, मेरे हाथ बंद गए थे इसमें। और वैसे ही लिखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। जैसा कि आपने बताया, इतने सारे स्टाइल ऑफ पोएट्री होती है, जरूरी नहीं है कि राइमिंग हो, और बिना राइमिंग की पोएट्रीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोएट्रीज होती हैं। तो जब आप एक पोयम लिखते हो तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? जैसे आपको दिमाग में कैसे ख्याल आता है कि मुझे इस बारे में पोयम लिखना है, फिर आप पहले उसका पैराग्राफ लिखते हो, फिर पोयम में कन्वर्ट करते हो, कि क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो? आप यूएस को बताना चाहोगे? मेरी कविताएं जो है ना, समस्या प्रधान होती। मुझे कोई समस्या लगी तो मैंने लगा कि क्या क्या किया जाए। अभी एक उदाहरण आया, मैं, इतनी किताबें हमारे घर में पड़ी हैं, कोई लेता नहीं। तो एक दिन मैंने उसको सोचा कि मैं इसको बेच देता हूँ। आजकल कोई नहीं खरीदता किताब, बोले हम तो इंटरनेट से कर लेते, आई डोंट वांट। तो हमने जो है एक कबाड़ी को बुलाया, तो कबाड़ी को, फिर मैं किताब बेच नहीं पाया। मेरे मन में जो विचार आया उसको मैं लिखा। तो आपको सुनाता हूं, अगर आप परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे तो, है ना? जरूर जरूर। थोड़ी सी 50 वर्षों से एकत्रित किताबों को जब बेचने का मन बनाया, ये सभी किताबें एक साथ संगठित हो गईं। सभी ने मेरे प्रति विरोध जताया। तुम्हें जब मेरी जरूरत थी रखा प्यार से, अपने हाथ सहेज कर कवर किया अखबार से। हमको पढ़कर ही तुमने ये शिक्षा पाई है, इस नए समाज में अपनी जगह बनाई है। क्या कहें किससे कहें, कोई सुनता ही नहीं। ये किताब बोल रही है। दी गई सेवाओं को मेरी कोई गुनता ही नहीं।
मत भूलो हम में अभियांत्रिकी सिद्धांत है, गणित और विज्ञान के साथ में वेदांत है, सिखाया है हमने तुमको धर्म और कर्म। ये किताब की तरफ से बोल रही, बेचते तुमको हुए आती नहीं ये शर्म, लग रहे बेजान से इंटरनेट के कारण से हम, दी गई सेवाओं का भर रहे हैं अब भी दम, बात अच्छी ना लगे किंतु सच्ची है मगर, मैं भटक गया था अपनी ही बनाई डगर, बेचने का प्लान मैंने अब छोड़ दिया है, पुनः इन किताबों को अलमारी में सजा दिया। वाह तो एक समस्या बहुत सर, ही थी अच्छा। बहुत ही अच्छी है। और मैं हाँ, फिर वापस कहूंगी कि ये डेली रूटीन से जुड़ी हुई है कविता, मेरी रूटीन क्योंकि हम्म, हम हमेशा और पूछते थे अपने पेरेंट्स से, मैं और मेरा भाई जब साथ में पूरा परिवार रहते थे, अब तो जॉब वॉब के कारण सब अलग अलग रहने लगे, कि पापा इतना पूरा वो बक्सा भर गए, पूरी ताड़ भर गई, ना हमारी बुक बेचने देते हैं ना अपनी बुक बेचते हैं, पूरे पापा ने बुक्स ही बुक्स जमा रखी हैं, कौन पढ़ेगा इनको, बच्चे होंगे भी हमारे तो कितनी बुक्स पढ़ लेंगे। घर घर की समस्या है, ये घर 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 की घर की समस्या। समस्या है, बच्चे समझ नहीं पाते, हम लोग नहीं समझ पाते कि क्यों रखी थी वो बुक्स। तो आपने की इकट्ठी हो गई होंगी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर फोटो की नहीं कलेक्शन। फेंकते फेंक ही नहीं सकते वो लोग। एक दिन बंद पड़ी धूल खाती अलमारी से कुछ ब्लैक एंड व्हाइट पुरानी तस्वीरें अचानक मुझे देखकर बड़बड़ाने लगी, कितने दिन से तुमने मुझे देखा नहीं, चुपचाप पड़ी हूं अब तक सहेजा नहीं, मैं सिर्फ ये तस्वीर ही नहीं हूं, तुम्हारी पुरानी यादों से जुड़ी हूं, ये देखो ये तुम्हारा बचपन, बिना का किसी फिक्र के ये लड़कपन, गलियारे में खेलते हुए खेल, कभी बनते बस कभी बनते रेल, भाई की पीठ पर कर रहे घुड़सवारी, अनमने मन से स्कूल बैग की तैयारी, इन चित्रों में दोस्तों के हो साथ, इसमें माँ बाप का थामे हुए हो हाथ, स्कूल से आते थे बैग का पटकना, बिना खाए पिए फिर बाहर भटकना, घर आए दोस्तों के संग खेलते हुए, न चाहते हुए उन्हें भी झेलते हुए, अरे क्या तुम असली घोड़े पर बैठे हुए, बन गए दूल्हा एकदम ऐठे हुए, शायद पहली बार कर रहे हो घुड़सवारी, सयालियां कर रही हैं जूते चुराने की तैयारी, देखो डाल रही है दुल्हन तुमको वरमाला, नए जीवन की वही शुभमाला, मैंने सोचा इन चित्रों को अब संभालो, जल्द से जल्द इन्हें डिजिटल करा डालो, इनमें रखी हुई हैं बचपन की यादें, इनको समय सहते रहना सहे जाए, ताकि मेरा जीवन अतीत ना खो जाए। ये देखिए, वाह बच्चों की समस्या थी, ये समस्या थी। और इसमें एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने बचपन से लेके लाइक उसकी शादी तक और आगे तक वो एक सीक्वेंशियल तस्वीरों को डिस्क्राइब किया। है तस्वीरें कितनी पड़ी रहती है, उनको क्या किया जाए, देखते ही नहीं कभी अपन। तो व्यूअर्स को मैं फिर से कहना चाहूंगी कि क्रिएटिविटी इतना पावरफुल टूल है। आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग करिए या डांस करिए, सिंगिंग करिए, बहुत सारी ऐसे तमाम विधाएं हैं जिसमें आप क्रिएटिविटी से प्ले कर सकते हो और आपको भी मजा आएगा और आपके आसपास वाले लोगों को भी मजा आएगा। और अगर आपको इनकी कविताएं पसंद आई है तो इनका फेसबुक में एक शब्द जाल नाम से एक पेज है, तो आप जरूर जाके विजिट करें। उसमें उनकी सारी रचनाएं पब्लिश हुई हैं। पेज का नाम है शब्द जाल। और व्यूवर्स से भी मैं बोलूंगी, जो लोग भी देख रहे हैं, आपके जो भी कमेंट्स हों, जो भी सजेशंस हों, प्लीज आप जरूर लिखिएगा कमेंट में। और खास करके प्रदीप सर की आपको पोएट्री कैसी लगी, ये जरूर आप कमेंट्स में एक कमेंट जरूर डाल के जाइएगा, बिकॉज इट मैटर्स। आपका एक एप्रिसिएशन भी सर के लिए बहुत मैटर करता है, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो प्लीज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक कमेंट प्रदीप सर के लिए जरूर डाल के जाइएगा, उनकी पोएट्री के लिए। उन्होंने बहुत सारी पोएम सुनाई है हमको इसमें। Thank you, viewers. Thank you. So this was pleasure for me and Kriti both. थैंक यू। थैंक यू Thank सो you मच। so much. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा।